हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जेपी एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के संदर्भ में अध्ययन करने चल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में कार्य कर रहे कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के संदर्भ में अध्ययन किया है, जैसे कि गारसा दत्ताती, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत की, और उसके बाद शिव सिंह सेंगर जी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। उसी क्रम में आज हम लोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में अध्ययन करेंगे एवं इनकी रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, तो ये एक अंग्रेज विद्वान थे। ठीक है, अंग्रेज विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का कार्य किया है, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा था। ये तीसरे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य किया है। इनका जो ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, और इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है, वो भी कैसा, तो सच्चे अर्थों में। तो बात करें हम लोग इसके रचना की, तो जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना है उसका नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, ये इनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ, जहां ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। आगे लिखते हैं नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान। और इसका प्रकाशन कब हुआ है तो आप बताएंगे? 1888 ईस्वी में। ठीक है, ये इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था। अब जब इसका प्रकाशन हुआ है तो इसकी कोई संस्था रही होगी जहां से इसे प्रकाशित कराया गया होगा। तो संस्था का नाम क्या है? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, कि पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसे जो है प्रकाशित कराया गया था, पत्रिका के विशेषांक के रूप में। तो यहाँ पर हम लोग प्रकाशक लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? प्रकाशक की बात करें तो प्रकाशक कौन रहा है? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बंगाल। ठीक है, ये इनका जो है प्रकाशित संस्था थी। बंगाल की पत्रिका के विशेषांक, पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित। ठीक है, ये रहा है। तो ये जो है पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। अब अगर इसे पूछा जाए कि ये स्वतंत्र रूप में हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ के रूप में कब प्रकाशित हुआ, तो ये कब प्रकाशित हुआ तो बताएंगे? 1889।
स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ के रूप में इसका प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है ना। इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो यही थोड़ा सा और देखते हैं कि भाषा, तो इस ग्रंथ की जो भाषा थी वो क्या थी, तो भाषा क्या थी, तो आप बताएंगे अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, भाषा इसकी ग्रंथ की थी तो अंग्रेजी भाषा थी। ठीक है, चलिए आगे कुछ चीजें देखते हैं। आगे देखते हैं, इस ग्रंथ को इस ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त, किशोरीलाल गुप्त सच्चे अर्थों में सच्चे अर्थों में सच्चे अर्थों में प्रथम इतिहास ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ मानते हैं, इतिहास ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, कौन मानता है, तो किशोरीलाल गुप्त। अगर पूछा जाए सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो बताएंगे आप द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, और जिसका प्रकाशन कब हुआ, 1888 ईस्वी में। ठीक है, अब इसका ग्रंथ का किशोरीलाल आगे लिखेंगे, किशोरीलाल गुप्त ने किशोरीलाल गुप्त ने इनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद का हिंदी अनुवाद का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया, शीर्षक से किया। ठीक है, और ये किस भाषा में किया था, तो बताएंगे हिंदी भाषा में इसका प्रकाशन। अब इसका प्रकाशन देखेंगे कि जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास था, इसका प्रकाशक कौन था, तो इसका प्रकाशक की बात करेंगे। बहुत ध्यान से चीजें सुनिएगा कि जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किशोरीलाल गुप्त जी ने लिखा है, अनुवाद किया है, उसका प्रकाशक कहां से हुआ है, तो बताएंगे हिंदी हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी। ठीक है, कहां से हुआ है, तो आप बताएंगे वाराणसी से। कब, 1957, 1957 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चीजें। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है। क्लियर है ना, चीजें क्लियर है आपको, शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लिखेंगे हम लोग आगे ग्रंथ की विशेषताएं, इस ग्रंथ की विशेषताएं। तो जो ग्रियर्सन के
ग्रियर्सन के ग्रंथ की विशेषताएं। ठीक है, तो ग्रियर्सन के ग्रंथ की विशेषताओं में हम लोग क्या क्या लिखेंगे चीजें, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस ग्रंथ में कुल 952 रचनाकारों का उल्लेख किया गया है, उल्लेख है। ठीक है, इस ग्रंथ में 952 रचनाकारों का उल्लेख हुआ है, जिसमें जिसमें 886 रचनाकारों का उल्लेख पूर्व ग्रंथ शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सरोज से लिया गया है, तथा शेष 66 रचनाकार नए हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो 952 रचनाकारों का इन्होंने उल्लेख किया है, इसमें से कुल 886 रचनाकार तो पहले ही, इससे पहले जो ग्रंथ था शिव सिंह सरोज, वहां से ही रचनाकारों को ले लिया गया है और 66 नए रचनाकारों को जोड़ दिया गया। ठीक है, इस ग्रंथ में केवल हिंदी भाषा के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। ठीक है, स्थान दिया गया है, ये महत्वपूर्ण है। यहां पर जितने भी रचनाकारों का उल्लेख किया गया है, वे सभी के सभी हिंदी के रचनाकार हैं, अन्य किसी भी भाषा के रचनाकारों को इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, चाहे वो संस्कृत भाषा के हो, अपभ्रंश के हो, राजस्थानी के हो, या फिर किसी प्राकृत भाषा के हो, किसी भी भाषा के कवियों को इसमें स्थान नहीं दिया गया है, सिर्फ हिंदी के कवियों को ही इसमें समाहित किया गया है, उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है इस ग्रंथ में कवियों व लेखकों का उल्लेख काल क्रमानुसार किया गया है। मेरे भाई, इस ग्रंथ में जो है कवियों का जो रचनाकार है, उनका उल्लेख काल क्रमानुसार किया गया है, अर्थात जिन भी कवियों का इसमें उल्लेख किया गया काल के आधार पर, इनके जो है काल के आधार पर किया गया है। जैसे जिसका जन्म पहले हुआ है, उसका उल्लेख पहले किया गया है। ठीक है,
जबकि इससे पूर्व के जो ग्रंथ रहे हैं, गारसा द तासी का ग्रंथ रहा, उसमें वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया गया है। शिव सिंह सरोज में भी शिव सिंह सेंगर जी ने वर्णानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग किया है, परंतु इन्होंने कालाक्रम अनुसार जो है कालक्रमानुसार पद्धति का प्रयोग किया है। ठीक है, अन्य क्या है इसमें, इस ग्रंथ में लेखकों के जीवन चरित्र के साथ साथ जीवन चरित्र के साथ साथ युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों युगीन प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों का विवेचन किया गया है, का भी विवेचन किया गया है। ठीक है, ये बातें कि इस ग्रंथ में जो है कवियों और लेखकों का उल्लेख जो कालक्रमानुसार किया गया है, साथ ही साथ उनके जीवन चरित्र का भी विवेचन किया गया है, युगीन प्रवृत्तियों का विवेचन किया गया है, और साथ ही साथ इसमें युगीन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का भी विवेचन किया गया है। ठीक है, अब इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ को लिखने में जिन ग्रंथों की सहायता ली है उनका यहाँ पर उल्लेख करते हैं, यानी कि आधार ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं। ठीक है, तो आधार ग्रंथ में हम लोग क्या लिखेंगे, आधार ग्रंथ, यानी कि किस किस ग्रंथ को इन्होंने आधार बनाकर इस ग्रंथ की रचना की है, तो आधार ग्रंथ में हम लोग लिखेंगे, आधार ग्रंथ में लिखते हुए चलेंगे, नंबर 1 इस्तवार द लिटरेट्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी ठीक है, एक तो ये ग्रंथ रहा है इस्तवार द लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो कि गारसा द तासी का ग्रंथ है, इसको इन्होंने आधार बनाया है। ठीक है, अन्य की बात करें, अगर नंबर 2 की बात करें तो भक्तमाल को इन्होंने आधार बनाया है। ठीक है, भक्तमाल को भी इन्होंने आधार बनाया है। भक्तमाल रचना किसकी है, ये आप बताएंगे कि भक्तमाल जो ग्रंथ है वो किसका है। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरे में जो है कालिदास हजारा, ठीक है, कालिदास हजारा की बात की है। तीसरा जो है कालिदास, ये वर्तनी इसमें देखिएगा कालिदास नहीं होता है, कालिदास शुद्धि वर्तनी शुद्धि में आता है कालिदास हजारा। ठीक है, इसको आधार ग्रंथ बनाया, और कालिदास हजारा जो ये रचना किसकी है, तो क्या बताएंगे आप, कालिदास त्रिवेदी जी की है। चौथी जो रचना रहेगी वो कौन सी रहेगी, तो आप बताएंगे शिव सिंह सरोज। कौन सी रचना रहेगी, शिव सिंह सरोज रहेगी। पांचवी रचना का क्या नाम है जिसको इन्होंने आधार ग्रंथ बनाया है, तो गोसाई चरित्र। क्या, गोसाई चरित्र, ये किसकी है, गोसाई चरित्र किसकी है, तो आप बताएंगे बाबा बेनी माधव दास की है। ठीक, गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधव दास की रचना है। अगर हम बात करें छठी रचना की बात करें, तो छठी जो रचना है वो काव्य संग्रह है। क्या, काव्य संग्रह, काव्य संग्रह। और जो ये काव्य संग्रह है, जो काव्य संग्रह है
ये रचना है किसकी? तो काव्य संग्रह किसकी है? तो आप बताएंगे महेश दत्त की है, पंडित महेश दत्त की रचना है। फिर लिखेंगे अगली श्रृंगार, श्रृंगार संग्रह। और जो श्रृंगार संग्रह है ये किसकी रचना है? तो आप बताएंगे सरदार कवि की रचना है। आठवीं जो रचना है ये कौन सी रचना होगी? तो बताएंगे सुंदरी तिलक, सुंदरी तिलक। और सुंदरी तिलक रचना किसकी है? तो ये हरिश्चंद्र की रचना है। नवी जो रचना हो जाएगी, नवी रचना कौन हो जाएगी? तो सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र की रचना है। नवी रचना कौन सी हो जाएगी? तो बताएंगे विचित्रो उपदेश। कौन सी? विचित्रो उपदेश। और विचित्रो उपदेश ये रचना किसकी है? तो बताएंगे ये कक्षेदी तिवारी की रचना है। और जो 10वीं रचना होगी वो कौन सी होगी? तो बताएंगे राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम रचना होगी, राग कल्पद्रुम। और राग कल्पद्रुम जो रचना है ये किसकी है? तो कृष्णानंद व्यास की रचना है। तो यहाँ पर जो आधार ग्रंथ इन्होंने माने हैं तो 10 रचनाओं को इन्होंने आधार ग्रंथ माना है। कितनी रचनाओं को? तो 10 रचनाओं को आधार ग्रंथ माना है। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलेंगे आगे स्लाइड पर। ठीक है, और आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है, क्या? ग्रियर्सन का काल विभाजन। ठीक है, तो काल विभाजन सीधे लिख लो, काल विभाजन। पहली बार इस रचना में काल विभाजन का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो काल विभाजन किया गया है कुल 12 अध्यायों में, 12 अध्यायों में। ठीक है, 12 अध्यायों। जो काल विभाजन इन्होंने किया है वो कितने अध्यायों में किया है? तो 12 अध्यायों में किया है। और शुरुआत करते हैं हम लोग कि कौन कौन से लिखा। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा चारण काल। ठीक है, चारण काल है ना। और ये महत्वपूर्ण रहेगा, चारण काल की समय सीमा इन्होंने क्या मानी है? 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक, 1300 ईस्वी तक। यानी कि आदिकाल की सीमा जो इन्होंने मानी है वो 700 ईस्वी से इन्होंने मानी है आदिकाल की सब समय सीमा। ठीक है, नंबर 2 जो काल विभाजन है वो किया है 15वीं शताब्दी का, 15वीं शताब्दी का धार्मिक आंदोलन। 15वीं शताब्दी का धार्मिक आंदोलन, धार्मिक पुनर्जागरण, सॉरी आंदोलन नहीं, यहाँ पे पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण। तो 14वीं शताब्दी का इसमें उल्लेख भी नहीं इन्होंने किया है। तीसरा क्या इन्होंने माना है? जायसी की प्रेम कविता। क्या इन्होंने माना है? जायसी की प्रेम कविता। ठीक है, ये इन्होंने काल विभाजन किया जायसी की प्रेम कविता के रूप में। चौथा जो किया है, चौथा क्या किया है? ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, कि जो ब्रज में संप्रदाय फैला हुआ था वो कृष्ण संप्रदाय था, तो उसके आधार पर ही इन्होंने इसका नामकरण कर दिया। छठा जो इन्होंने कहा है उसे, पांचवा जो कहा है उसे कहा है मुगल दरबार। क्या नाम दे दिया है? तो मुगल दरबार। ठीक है, मुगल दरबार। अगला जो इन्होंने कह दिया है मुगल दरबार इन्होंने कहा है। छठा जो कहा है ये सीधे सीधे उस समय तुलसीदास जो रचनाएं लिख रहे थे तो उन्हीं के नाम पर इस काल का नामकरण कर दिया, तुलसीदास। सातवां जो काल विभाजन इन्होंने किया है, सातवां काल विभाजन किसके आधार पर किया है? तो इन्होंने किया है रीति, रीति के आधार पर, रीति परक रचनाएं की जा रही थी तो रीति काव्य इसका नाम दे दिया है। क्या दे दिया है? रीति काव्य।
और रीति काव्य की समय सीमा इन्होंने क्या मानी है, 1500 ईस्वी से लेकर 1692 ईस्वी तक। ठीक है, ईस्वी तक। तो यहां तक आपने चीजें देखी हैं। अभी 5 नामकरण और रह गए हैं, तो क्या इसी में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा साइड करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दिखाई पड़ेगा ये। ठीक है, आइए 8वां काल विभाजन हम लोग देखते हैं कि 8वां काल विभाजन, तो 8वां काल विभाजन इन्होंने किया क्या है। 8वां काल विभाजन तो रीति काव्य हो गया। 8वां तुलसीदास के अन्य तुलसीदास के परवर्ती परवर्ती कवि। ठीक है, तुलसीदास के परवर्ती कवि। ठीक है, तो इसकी समय सीमा मानिए इन्होंने 1600, यहाँ कितना चल रहा था, 1692 मान हो रहा है, 1600 से 1700 ईस्वी। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा आप लोग। नवा जो नामकरण किया है, नवा नामकरण क्या किया, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, 8वां इन्होंने क्या कर दिया है, 10वां इन्होंने क्या कर दिया, कंपनी के शासन में, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये इन्होंने कर दिया है। ठीक है, और 11वां जो इन्होंने काल विभाजन किया है, 18वीं शताब्दी, सीधे सीधे इन्होंने लिख दिया है 18वीं शताब्दी। ठीक है, और 12वां कालखंड का नाम दिया इन्होंने विविध। जो शेष चीजें बच जाती हैं वो इन्होंने विविध में कर दी। तो यहां तक आप लोगों ने समझा है कि इन्होंने 12 कालखंडों में इनका जो है नामकरण किया है, या 12 अध्यायों में काल विभाजन किया है। किसने किया है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है ना, तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कथन है, जिनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, और वो तथ्य और कथन जो है वो यहीं पर हम लोग इनको देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा स्लाइड को और छोटा करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग बाद में भी इसका कर सकते हैं। अब यहाँ जो है नोट करके क्या आप लोग लिखेंगे, काल विभाजन में, काल विभाजन में वैज्ञानिकता, वैज्ञानिकता का अभाव तथा अध्यायों की संख्या, अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण, अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण इसे काल विभाजन
इसे काल विभाजन मानना उचित, काल विभाजन मानना उचित नहीं, अपितु शीर्षक अपितु शीर्षक मात्र है, शीर्षक मात्र है। ये बात है, देखिए कि कहा गया कि जो इन्होंने काल विभाजन किया है इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, कमियां हैं, ठीक है, और अध्यायों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण इसे हम काल विभाजन न कहें बल्कि इसे शीर्षक मात्र कहा जा सकता है। साथ ही साथ इस ग्रंथ में 14वीं शताब्दी का उल्लेख भी नहीं है। इस ग्रंथ में इस ग्रंथ में 14वीं शताब्दी का 14वीं शताब्दी का उल्लेख नहीं है, उल्लेख नहीं है। ये भी इसकी एक कमी है, ठीक है, उल्लेख भी नहीं किया गया है। क्लियर है ना। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि विशेष तथ्य क्या हो सकते हैं इस ग्रंथ के संदर्भ में। अन्य विशेष तथ्य की बात करें, विशेष तथ्य, ठीक है, तो विशेष तथ्य क्या क्या हो सकते हैं, तो यहां हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इन्होंने जो ग्रियर्सन है, ग्रियर्सन ने यहां पर जो है हिंदी को अंग्रेजी से आविष्कृत माना है। ग्रियर्सन ने ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा को हिंदी भाषा को अंग्रेजी से आविष्कृत भाषा कहा है। ये कहते हैं कि हिंदी जो है अंग्रेजी से आविष्कृत है, यानी कि विकसित है। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन देखते हैं, और ये कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि हिंदी साहित्य इतिहास की बात हो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कुछ भी ना कहें, मौन रहे, ऐसा हो नहीं सकता। तो शुक्ल जी का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस ग्रंथ को इतिहास पुस्तक या इस ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ के रूप में, इतिहास ग्रंथ के रूप में अस्वीकार करते हुए अस्वीकार अस्वीकार करते हैं अस्वीकार करते हुए बड़ा इसे बड़ा वृत्त संग्रह बड़ा वृत्त संग्रह इसे बड़ा वृत्त संग्रह मात्र कहते हैं। वेरी नाइस। कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है वे इस ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, और क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि यह ग्रंथ सिर्फ व सिर्फ बड़ा वृत्त संग्रह ही मात्र है। ठीक है, तो ये कोट आप याद रखेंगे। क्लियर है ना, ये कोट आप जरूर याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें और देखते हैं। ग्रियर्सन ने तुलसीदास पर कुल 12 निबंध लिखे,
जिनका वाचन सर्वप्रथम प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना, ठीक है। में किया, वियना में किया। इन्होंने जो ग्रियर्सन जी है, इन्होंने तुलसीदास पर कुल 12 निबंध लिखे हैं और उनका पहली बार जो है वाचन किया, पढ़ा, कहां पढ़ा तो बताएंगे आप, प्राच्य विद्या विशारद सभा, ये वियना जो थी वहां पर इसका सबसे पहले इन्होंने वाचन किया है, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, 1889 ईस्वी में रामचरितमानस की 126 प्रकाशित व हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर इसका संपादन करके इसे खड़ग विलास प्रेस बांकेपुर नहीं, क्या नाम है, खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर, सॉरी, बांकीपुर पटना, कहा, पटना से प्रकाशित करवाया था, पटना से प्रकाशित करवाया था, ठीक है। ये बात रही है, क्लियर है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।